अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 नवंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के कई पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और एक मुआहिदा भी हो गया है। गो के वो मुआहिदा मंजर आम पे नहीं लाया गया, लेकिन उस मुआहिदे के ज़्यादातर नुकात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। चुनांचे एक अच्छी पेशरफ्त है। मैं समझता हूँ कि दोनों फरीकैन की तरफ से एक सब्र और तहम्मुल, हिकमत और तदब्बुर का मुजाहरा किया गया है। और नाजरीन ये बात भी आपके इल्म में है कि गुज़श्ता चंद दिनों से एक दो वफाकी वज़रा किस तरह इश्तियाल अंगेज बयानात देकर सूरत हाल को तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको शिकस्त हुई है। न सिर्फ उन्हें शिकस्त हुई है बल्कि उनके मौक़िफ़ को भी बदतरीन शिकस्त हुई है। मैं बात कर रहा हूँ फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब की। मैं ज़ाती तौर पे नाजरीन अब इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि आइंदा मैं फवाद चौधरी साहब के किसी भी बयान को जो वो हुकूमती सतह पे देंगे मैं उसे सीरियस नहीं लूँगा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने एक तो ये कहा कि भारतीय फंडिंग लेते हैं, दहशतगर्द तंजीम है, अस्करियत पसंद तंजीम है, और इसके अलावा उन्होंने ये ऐलान किया कि जो लोग भी चाहे सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट्स लगाते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस लगाते हैं, तहरीक लब्बैक के हवाले से उनके खिलाफ हम क्रैक डाउन करेंगे। लेकिन हमें तो कोई क्रैक डाउन नजर नहीं आया, बल्कि खुद फवाद चौधरी साहब के मौक़िफ़ को बदतरीन शिकस्त हुई है। जब उन्होंने नाजरीन ये ऐलान किया कि हम क्रैक डाउन करेंगे, जो तहरीक लब्बैक के हवाले से वीडियोस करेंगे, तो यकीन माने उसके बाद 4-5 दिन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने एक भी वीडियो उस हवाले से नहीं की, सिर्फ इसलिए कि वज़ीर इत्तलात ये बात कर रहा है, डेफिनेटली हुकूमती पॉलिसी को बयान कर रहा होगा भाई, तो जो है ना हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए। लेकिन आइंदा मुझे ये सबक मिल गया है कि फवाद चौधरी साहब की किसी बात को सीरियस नहीं लेना, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद उनकी बात को सीरियस नहीं लिया और उलमा के वफद के सामने उन्हें बाहर निकाल दिया था। और इसी तरह शेख रशीद साहब को भी मुज़ाकराती अमल से अलग कर दिया गया था। खैर नाज़रीन अब आते हैं, मुआहिदा तो तय पा गया है, बहुत सारे बदखाहों के हालात ख़राब करने के बावजूद भी मुआहिदा हो गया है। लेकिन अब सवाल नाज़रीन एक पैदा होता है कि किस तरह जो है ना हुकूमत कमज़ोर सहारों पे या कमज़ोर दलाइल की बुनियाद पे जो है वो मामलात को ख़राब करने की तरफ ले जाती हैं। तो साद रिजवी साहब की नज़रबंदी डेफिनेटली हो चुकी है, तो उस हवाले से कई फोरम्स पे उनके खिलाफ मुकदमात और रेफरेंसेस दायर किए गए हैं। तो आज की मेरी इस वीडियो का मौजू ही सिर्फ यही है, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत बाज़ औक़ात इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर देती है। जिस तरह के इस मामले में भी मैं ये बात नहीं करता कि आपको ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, ये आपका अपना फैसला था, लेकिन आप जो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके एक मौक़िफ़ अपना लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपकी भड़कों पे, आपके जो है ना वो दावों पे कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा। खैर अब साद रिजवी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था पंजाब हुकूमत ने पंजाब बोर्ड ऑफ रिव्यू में, तो चंद इल्ज़ामात लगाए थे साद रिजवी पे। पंजाब बोर्ड ऑफ रिव्यू में वो तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए थे, तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए थे और साद रिजवी की रिहाई का हुक्म दिया था। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में फैसला हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने भी साद रिजवी साहब की नज़रबंदी ख़त्म करने का हुक्म दिया था। ये बात याद रख लें कि 2 फोरम्स पे हुकूमत को शिकस्त हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप भारतीय फंडिंग के इल्ज़ामात लगा देते हैं, तो आपने लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने थे भाई, पंजाब बोर्ड ऑफ रिव्यू में आपने पेश करने थे भाई, वहां पे तो आप पेश करते नहीं हैं। यहाँ पे तो आप दावे बड़े बड़े कर लेते हैं, कौम को गुमराह करते हैं इस तरह के दावे करके। मैं तहरीक लब्बैक का जो तरीका कार है नाजरीन, उससे हमेशा मैं मुखालफत करता आया हूँ कि ये इश्क रसूल का हकीकी तकाजा क्या है, वो मेरा अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे उलमा की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है कि उसका रास्ता ये नहीं है कि आप लोगों को तकलीफ दे दें। मैं तहरीक लब्बैक के तरीक़ेकार से बबांगे दोहल इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन
हुकूमत ने जो मौक़िफ़ बाहर मीडिया पे आके अपनाया है, मैं उससे भी मुकम्मल तौर पे जो है ना इत्तेफाक नहीं करता, बिल्कुल, बल्कि करता ही नहीं हूँ इत्तेफाक कि आपके साथ मुआहिदा हो जाए तो भारतीय एजेंट नहीं है और आपके साथ मुआहिदा ना हो तो वो फिर भारतीय एजेंट हैं। अब आगे चले नाजरीन, ये 2 फोरम्स पे शिकस्त खाने के बाद हुकूमत ने जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रिव्यू में एक रेफरेंस तैयार किया और दाखिल किया फेडरल बोर्ड ऑफ रिव्यू में वफाकी हुकूमत ने। अब जो रेफरेंस तैयार किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से और दाखिल किया गया है साद रिजवी की नज़रबंदी के हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रिव्यू में, उसमें इंतहाई मज़ाक़खेज़ बयानात जो हैं वजूहात सामने आ जाती हैं। एक वजह उसमें यह लिखी गई है नाजरीन, 8 वजूहात बयान की गई हैं, 2-3 मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहली वजह यह बयान की गई है कि 19 नवंबर तक साद रिजवी को नजरबंद रखा जाए, 19 नवंबर तक उन्हें रिहा न किया जाए। क्यों रिहा न किया जाए? क्योंकि 19 नवंबर को अलामा खादिम हुसैन रिजवी का उर्स होगा। साद रिजवी बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठी करेंगे, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला सकते हैं, हुकूमत मुखालिफ तकारीर करेंगे, तो इससे हुकूमत को खतरा है, अमन व अमान खराब हो जाएगा, इसलिए 19 नवंबर तक उन्हें नजरबंद रखा जाए। चुनाचे मेरी तहरीक लब्बैक के लोगों से इस शिक के हवाले से, इस रेफरेंस के हवाले से बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई तहरीक इंसाफ खुद यौम तासीस पे क्या तकारीर नहीं करते? क्या इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर ये नहीं कहा था कि मैं IG को घसीटूंगा? क्या इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर ये नहीं कहा था कि राना सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़कर जो है ना जेल में डालूंगा? क्या ये नहीं कहा था कि बिजली के बिल जला दो? क्या नहीं कहा था कि फैसलाबाद बंद करूंगा? क्या ये नहीं कहा था कि सिविल नाफरमानी शुरू कर दें? ठीक है, तो आप खुद यौम तासीस मनाते हैं, हम जो है ना 19 नवंबर को उर्स मनाएंगे, इसलिए साद रिजवी को बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये कोई दलील है? ये एक इल्जाम है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि हुकूमती वज़रा किस कदर कमजोर दलाइल का सहारा लेते हैं। दूसरा जो रेफरेंस में नुक्ता है, जो रेफरेंस मेरे सामने मौजूद है, वो ये है नाजरीन कि तहरीक लब्बैक के लोग हुकूमत मुखालिफ सोशल मीडिया ट्रेंड चलाते हैं। यानी अगर कोई आपकी मुखालफत भी ना करे, भाई कोई आपकी मुखालफत भी ना करे सोशल मीडिया पे, ये भी कोई दलील है? कम अप विद सॉलिड आर्गूमेंट्स और सबूतों के साथ सामने आए, हम मुखालफत करेंगे डट के तहरीक लब्बैक वालों की, लेकिन कोई दलील मंतकी तो हो ना। इसके अलावा फिर वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया ट्रेंड्स को इंडियन लोग सपोर्ट करते हैं और इंडियन लोग आकर उनके सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर कमेंट्स करते हैं। ये दलील दी गई है। अब ये बजात खुद एक बचगाना है। मैं YouTube पे वीडियोस कर रहा हूं, मैं रोजाना देखता हूं कि इंडिया के कुछ लोग जो है मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो मैं वीडियो करना छोड़ दूं। कई लोग जो है ना मुख्तलिफ दोस्त हमारे YouTube पे वीडियोस कर रहे हैं, तो उस हवाले से जो है ना लोग कमेंट्स करते रहते हैं। चौथा पॉइंट जो आप मुलाहिजा कर लीजिए, जो इल्जाम लगाया है नजरबंदी के हवाले से कि लोग कहते हैं, इल्जाम लगा रही है आलमी बरादरी के तालिबान को हमने बनाया है और पाकिस्तान पे वो इल्जाम लगा रहे हैं। अगर हमने साद रिजवी को रिहा कर दिया तो जनाब हो सकता है कि इस इल्ज़ाम को तक़वियत मिले और एक बार फिर मगरबी ममालिक को कहेंगे कि अब तो ये साबित हो गया कि तालिबान को आपने बनाया है। ये चौथा इल्ज़ाम लगाया गया है। टोटल 8 इल्ज़ामात हैं, 4 किसी और वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह कमज़ोर दलाइल का सहारा लेकर उन्होंने साद रिजवी को नज़रबंद किया है। अगेन मैं ये कहूँगा कि मैं तहरीक लब्बैक के मौक़िफ़ के साथ, मौक़िफ़ मीन के तरीक़ाकार के साथ ये जो सड़कें बंद कर देते हैं, इश्क़ रसूल के तकाज़े क्या हैं, हकीकी तकाज़े क्या हैं, मेरा उनके साथ 100% इस हवाले से इख्तिलाफ है। मैं उनकी वकालत कतई तौर पे नहीं कर रहा, लेकिन हुकूमत के गलत दलाइल को भी जो है ना डिफेंड नहीं किया जा सकता कि एक दिन मुझे फवाद चौधरी बताए कि आप मेरे कहने पे इनको भारतीय एजेंट कहें, दहशतगर्द कहें, लेकिन फिर खुद आप उनके साथ मुआहिदा कर लें और फिर आप कहें कि नहीं, अब आप वीडियो में कहें कि आपने इनको भारतीय एजेंट नहीं कहना बल्कि ये मुहिब वतन है, तो ये मुनाफकत मैं नहीं कर सकता, माजरत के साथ। फिर वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।